अध्याय 4 चाबियों का रखवाला। भड़ाम! किसी ने दोबारा दरवाजा खटखटाया। डडली चौंक कर जागा। बम कहाँ फटा? उसने मूर्खों की तरह पूछा। तभी उनके पीछे धमाका हुआ और वर्नन अंकल कमरे में फिसलते हुए आए। उनके हाथ में राइफल थी। अब सबको पता चल गया कि उस लंबे पतले पैकेट में क्या था जो वे खरीद कर लाए थे। कौन है? वह चिल्लाए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे पास बंदूक है। कुछ पल खामोशी रही। फिर धड़ाक! दरवाजे को इतनी ताकत से धक्का दिया गया कि उसके कब्जे उखड़ गए और दरवाजा जमीन पर गिर गया तो उसकी आवाज से कान के पर्दे ही हिल गए। दरवाजे की चौखट पर एक भयानक आदमी खड़ा था। लंबे खिचड़ी बालों और जंगली उलझी दाढ़ी की वजह से उसका चेहरा लगभग पूरी तरह से छुप गया था, परंतु उसकी आंखें काली बीटल की तरह उसके बालों के बीच में चमक रही थी। भीमकाय आदमी को झोपड़ी में घुसने के लिए अपने शरीर को सिकुड़ना पड़ा और अंदर आते समय वह झुक गया ताकि उसका सिर छत से न टकरा जाए। उससे झुककर दरवाजा उठाया और उसे आसानी से दोबारा चौखट में लगा दिया। बाहर से आ रही तूफान की आवाज अब थोड़ी कम हो गई। वह मुड़कर उन लोगों को देखने लगा। कोई एक कप चाय पिलाएगा मुझे? सफर आसान नहीं था। उसने सोफे की तरफ कदम बढ़ाए जहां डडली दहशत में बैठा था। मोटे थुलथुले, दूर हट, अजनबी ने कहा। डडली ने चू चू जैसी आवाज निकाली और अपनी माँ के पीछे छुपने के लिए दौड़ लगा दी, जो डरी और सहमी सी वर्नन अंकल के पीछे दुबकी हुई थी। और ये रहा हैरी, भीमकाय आदमी ने कहा। हैरी उस खूंखार जंगली धुंधले चेहरे को देखा। भीमकाय आदमी की बीटल जैसी चमकती आंखें मुस्कुरा रही थीं। हैरी, हमने तुम्हें तब से नहीं देखा जब तुम बहुत छोटे थे, भीमकाय आदमी ने कहा। तुम काफी हद तक अपने डैडी की तरह दिखते हो, परंतु तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी हैं। वर्नन अंकल के मुंह से एक अजीब सी खरखराती आवाज निकली। मैं कह देता हूँ, आप तत्काल यहाँ से चल जाएं, सर, उन्होंने कहा। आप जबरदस्ती अंदर घुस आए हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना मुंह बंद रखो, डडली डरपोक कहीं के, भीम के आदमी ने कहा। उसने सोफे के पिछले हिस्से की तरफ हाथ बढ़ाया। वर्नन अंकल के हाथ से बंदूक छीनकर उसे इतनी आसानी से मोड़ दिया जैसे वह रबर का बनी हो और फिर उसे कमरे के कोने पर फेंक दिया। वर्नन अंकल ने एक और अजीब सी आवाज निकाली, जैसे किसी चूहे पर पैर रख दिया हो। भीमकाय आदमी ने डर्सली परिवार की तरफ पीठ करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे हैरी, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। शायद रास्ते में कहीं हम इसके ऊपर बैठ न गए होंगे, परंतु लगता है कि इसका स्वाद अच्छा ही होगा। अपने काले ओवरकोट के अंदर वाली जेब में से उसने थोड़ा दबा हुआ पैकेट निकाला। हैरी ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक बड़ा चिपचिपा चॉकलेट केक था जिस पर हरी चाशनी में लिखा था, हैप्पी बर्थडे हैरी। हैरी ने भीमकाय आदमी की तरफ देखा। वह कहना चाहता था धन्यवाद, परंतु यह शब्द उसके मुंह से आते आते गुम हो गया और उसके मुंह से धन्यवाद की बजाय निकला, आप कौन है? भीमकाय आदमी हंसा। सही बात है, हमने अपना परिचय दिया ही नहीं है। हम रुबियस हैग्रिड हैं, हॉगवर्ट्स की चाबियों और मैदान के रखवाले। फिर उसने अपना विशालकाय हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाते समय हैरी की बाह को हिलाकर रख दिया। तो चाय के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने अपने दोनों हाथ मलते हुए कहा। वैसे अगर तुम्हारे पास कोई ज्यादा जोरदार चीज हो तो हम उसके लिए भी मना नहीं करेंगे। उसकी नजर खाली अंगीठी पर पड़ी जिसमें सिकड़े हुए चिप्स के पैकेट पड़े थे और उसने नाक भौं सिकोड़ी। फिर वह अंगीठी पर झुका। वे लोग यह नहीं देख पाए कि उसने क्या किया, परंतु जब वह एक पल बाद हटा तो वहां पर आग की तेज लपटें दिखक रही थी। आग की वजह से सीली झोपड़ी में लहरती हुई रोशनी भर गई और हैरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गर्म पानी के टब में बैठ गया हो। भीमकाय आदमी एक बार फिर सोफे पर बैठ गया जो उसके वजन से दबे जा रहा था। वह अपने कोट की जेबों से ढेर सारा सामान निकालने लगा। ताबू का केतली, काजब का दबा हुआ पैकेट, पोकर, चाय की पतीली, लकड़ी के कई मग और एक गहरे रंग की बोतल जिसमें से उसने चाय बनाने से पहले एक घूंट पिया। जल्दी ही भुन रहे कबाबों की आवाज और खुशबू झोपड़ी में फैल गई। जब भीम का आदमी काम कर रहा था तो सब चुपचाप थे, परंतु जब उसने 6 मोटे रसदार हल्के भुने कबाब पोकर से बाहर निकाले तो डडली थोड़ा छटपटाया। वार्नर अंकल ने तेजी से कहा, डडली, उसकी दी गई चीज मत छूना। भीम के आदमी ने
ठहाका लगाया। तुम्हारे मोटे थुलथुले बेटे को और मोटा करने की जरूरत नहीं है। डर्सली, चिंता मत करो। उसने हैरी को कबाब दिए जो इतना भूखा था कि उसे लगा जैसे उसने इतनी अच्छी चीज पहले कभी नहीं खाई हो। परंतु अब भी वह अपनी आंखें भीमकाय आदमी से हटा नहीं पा रहा था। आखिरकार जब किसी ने भी कुछ नहीं बताया तो उसने कहा, माफ कीजिए, परंतु मैं अब भी सचमुच नहीं जानता कि आप कौन हैं। भीमकाय आदमी ने चाय का एक घूंट लिया और हथेली के पीछे हिस्से से अपना मुंह पोंछा। हमें हैग्रिड कहो, उसने कहा। सभी हमें इसी नाम से बुलाते हैं। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, हम हॉगवर्ट्स के चाबियों के रखवाले हैं। वैसे तुम हॉगवर्ट्स के बारे में तो जानते ही होगे, है ना? सर, नहीं, हैरी बोला। हैग्रिड को जैसे सांप सूंघ गया। सॉरी, हैरी ने तत्काल कहा। सॉरी, हैग्रिड गरजा और डर्सली परिवार को घूरने लगा, जो छायाओं के पीछे छुपे थे। सारी तुम्हें नहीं, उन्हें कहना चाहिए। हम जानते थे कि तुम्हें चिट्ठियां नहीं मिल रही थी, परंतु हमने यह कभी नहीं सोचा था कि तुमने हॉगवर्ट्स का नाम भी नहीं सुना होगा। कसम से, क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे मम्मी और डैडी ने यह सब कहाँ सीखा? क्या सीखा? हैरी ने पूछा। क्या सीखा? हैग्रिड गरजा। जरा एक मिनट रुको। वह उछलकर खड़ा हो गया। हैग्रिड गुस्से से पूरी झोपड़ी के आकार का लग रहा था। डर्सली परिवार दीवार से चिपक कर दुबका खड़ा था। क्या इसका यह मतलब है? वह डर्सली पति पत्नी की तरफ देखकर गुर्राया कि यह बच्चा किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हैरी को लगा कि बात हद से आगे बढ़ गई थी। वह स्कूल जाता था और उसके नंबर भी बुरे नहीं थे। मैं कुछ चीजें जानता हूँ, उसने कहा। देखिए, मैं गणित वगैरह अच्छे से कर सकता हूँ। परंतु हैग्रिड ने अपना हाथ हवा में लहराया और कहा, मेरा मतलब है हमारी दुनिया के बारे में। तुम्हारी दुनिया, हमारी दुनिया, तुम्हारे मम्मी पापा की दुनिया। कौन सी दुनिया? ऐसा लग रहा था जैसे हैग्रिड किसी बस की तरह बस फटने ही वाला था। डर्सली, वह गरजा। वर्नन अंकल का चेहरा बहुत पीला पड़ गया और वे फुसफुसाकर काय काय जैसा कुछ बोलने लगे। हैग्रिड हैरी को हैरानी से घूर रहा था। परंतु तुम्हें अपने मम्मी डैडी के बारे में पता होना चाहिए, उसने कहा। हमारा मतलब है, वे लोग मशहूर हैं, तुम भी मशहूर हो। क्या? मेरे मेरे मम्मी डैडी मशहूर हैं? क्या सचमुच? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? हैग्रिड ने अपनी बालों में उंगलियां फहराई और हक्का बक्का होकर हैरी को घूरने लगा। तुम्हें सचमुच नहीं पता कि तुम क्या हो? उसने अंत में पूछा। वर्नन अंकल की आवाज अचानक वापस लौट आई। रुक जाइए, उन्होंने आदेश दिया। यहीं पर रुक जाइए, सर। मैं आपको मना करता हूँ कि आप इस लड़के को कुछ भी न बताएं। वर्नन डर्सली से ज्यादा बहादुर आदमी भी हैग्रिड की गुस्से भरी निगाह से दहल जाता। जब हैग्रिड बोला तो उसका हर शब्द गुस्से से मारे थरथरा रहा था। तुमने उसे कभी नहीं बताया, तुमने उसे कभी नहीं बताया कि उस चिट्ठी में क्या था जो डंबलडोर ने उसके लिए छोड़े थे। हम वही थे। हमने अपनी आंखों से डंबलडोर को चिट्ठी छोड़ते देखा था। डर्सली, तुमने इतने सालों तक उससे यह बात छुपा कर रखी। कौन सी बात छुपा कर रखी? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। ठहर जाइए, मैं आपको मना कर रहा हूँ। आतंकित होकर वर्नन अंकल चीखे। पेटूनिया आंटी ने घबराकर सिसकारी भरी। तुम दोनों भाड़ में जाओ और जाकर अपना सिर धो, हैग्रिड ने कहा। तुम एक जादूगर हो, हैरी। झोपड़ी के अंदर खामोशी थी। सिर्फ समुद्र और सीटी बजाती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं क्या हूँ? हैरी ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा। जादूगर, और क्या? हैग्रिड ने कहा और सोफे पर बैठ गया, जो उसके बोझ से दबकर कहराता हुआ थोड़ा सा नीचे घस गया। और हम कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे जादूगर हो। बस तुम्हें कुछ साल तक सीखने की जरूरत है। तुम जिन मम्मी डैडी के बेटे हो, उनका बेटा और क्या हो सकता है। और हमें लगता है कि अब समय आ चुका है कि तुम अपनी चिट्ठी पढ़ लो। हैरी ने अपना हाथ बढ़ाया और आखिरकार उस पीले लिफाफे को ले लिया, जिस पर हैरी स्याही में पता लिखा था, मिस्टर एच पॉटर, फर्श, चट्टान पर बनी झोपड़ी, समुद्र। उसने चिट्ठी बाहर निकाली और पढ़ने लगा। हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र का विद्यालय। हेडमास्टर Albus Dumbledore. Order of Merlin, First Class. Great Sorcerer, Chief Warlock, Supreme Mugwump, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ विज़र्ड्स। डियर मिस्टर पॉटर, हमें आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आपको हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र के विद्यालय के लिए स्वीकार कर लिया गया है। आवश्यक किताबों और उपकरणों की सूची साथ में लगी है। स्कूल 1 सितंबर से शुरू होगा। हम 31 जुलाई तक आपके उल्लू का इंतजार करेंगे। आपकी मिनर्वा मैगोनागल, डेप्यूटी हेडमिस्ट्रेस।
हैरी के दिमाग में पटाखों की तरह कई सवाल फूट रहे थे और वो यह फैसला नहीं कर पा रहा था कि पहले कौन सा सवाल पूछे। कुछ मिनट बाद वह अटक-अटक कर बोला, "वे मेरे उल्लू का इंतज़ार करेंगे, इसका क्या मतलब है?" तूफान की आँख। इससे मुझे याद आया, हैग्रिड ने कहा और उसने अपने माथे पर इतनी जमकर हाथ मारा कि उसे कोई घोड़ा गाड़ी पलट सकती थी। उसके बाद उसने अपने ओवरकोट के अंदर से दूसरी जेब में एक उल्लू निकाला और असली जिंदा थोड़ा परेशान दिख रहा उल्लू, एक लंबी कलम और चमड़ी के साथ कागज भी। अपने दांतों से जीभ दबाकर उसे चिट्ठी लिखी जिसे हैरी दूर की तरफ से पढ़ सकता था। डियर मिस्टर डंबलडोर, हैरी को उसकी चिट्ठी दे दी है। हम कल उसका सामान खरीदने के लिए उसे ले जा रहे हैं। मौसम भयानक है। आशा है आप सकुशल होंगे। हैग्रिड। हैग्रिड ने चिट्ठी मोड़ी और उसे उल्लू को पकड़ा दिया, जिसने उसे अपनी चोंच में दबा लिया। इसके बाद हैग्रिड दरवाजे तक गया और उल्लू को तूफान में उछाल दिया। फिर वह वापस आया और बैठ गया, जैसे वह करना उतना ही सामान्य हो जैसा फोन पर बात करना। हैरी को ध्यान आया कि उसका मुंह खुला हुआ है, तो उसने तत्काल अपना मुंह बंद कर लिया। हम कहाँ थे? हैग्रिड ने कहा, परंतु उसी समय वर्नन अंकल आग की रोशनी में आगे आए। उनका चेहरा राख जैसा था, परंतु वे बहुत नाराज लग रहे थे। वह नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। हैग्रिड घुर्राया और बोला, हम देखना चाहेंगे कि तुम जैसा बड़ा मगलू उसे कैसे रोकता है। क्या? हैरी ने दिलचस्पी से पूछा। मगलू, हैग्रिड ने कहा, जो जादू न जाने। हम लोग जादू न जानने वाले लोगों को इसी नाम से पुकारते हैं। और यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम दुनिया से सबसे बड़े मगलू परिवार में बड़े हुए हो। जब हमने यह इसे रखा था तो कसम खाई थी कि हम इस बकवास बातों से दूर रहेंगे, वरना अंकल ने कहा। हमने कसम खाई थी कि हम इसके अंदर से किसी सारे कचरे को बाहर निकाल देंगे। हूँ, जादूगर। आपको पता था? हैरी ने कहा। आपको पता था कि मैं जादूगर हूँ? पता था, पेचीनी आंटी अचानक चीखी। हाँ, पता था, बिल्कुल पता था। तुम जादूगर कैसे नहीं होते, क्योंकि मेरी पागल बहन भी तो यही थी। उसे भी यह इसी तरह से की चिट्ठी मिली थी और वह इसी स्कूल में चली गई थी। छुट्टियों में जब वह घर आती थी तो उसकी जेब में मेंढक के बच्चे भरे रहते थे और वह चाय के कप को चूहे में बदल देती रहती थी। मैं ही अकेली ऐसी थी जो उसकी असलियत जानती थी। वह दीवानी हो गई थी, परंतु मेरे मम्मी-डैडी तो खुशी से फूल नहीं समा रहे थे। अरे नहीं, हमारी लिली तो यही थी। हमारी लिली तो वो थी। उन लोगों का गर्व था जो उनके घर में एक जादूगरनी थी। वे एक लंबी सांस लेने के लिए रुक गई और बोलने लगी। ऐसा लगा जैसे कि वह कई सालों की भड़ास एक साथ निकाल रही हैं। फिर वहाँ उसे स्कूल में पॉटर मिला और दोनों ने शादी कर ली। फिर तुम पैदा हुए और ज़ाहिर है कि मैं जानती थी कि तुम भी उन्हीं की तरह बनोगे, जो उतने ही अजीब, उतने ही पागल। और फिर एक धमाके में उन लोगों की जान चली गई और तुम हमारे पल्ले पड़ गए। हैरी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। जैसे ही उसकी बोलने की शक्ति वापस आई, उसने कहा, धमाके में? आपने तो मुझे बताया था कि मेरे पापा कार एक्सीडेंट में मरे थे। कार एक्सीडेंट? हैग्रिड दहाड़ा। वह इतने गुस्से से कूदा कि डर्सले परिवार अपने कोनों में और पीछे खिसक गए। लिली और जेम्स पॉटर कार एक्सीडेंट में कैसे मर सकते हैं? यह बकवास है, सरासर झूठ है। हैरी, पॉटर अपनी खुद की कहानी नहीं जानता, जबकि हमारी दुनिया में हर बच्चा उसका नाम जानता है। परंतु क्यों? क्या हुआ था? हैरी ने जल्दी से पूछा। हैग्रिड के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। वह अचानक चिंतित दिखाई देने लगा। हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी, उसने धीमी और परेशान आवाज में कहा। जब डंबलडोर ने हमसे कहा था कि तुम्हें लाने में दिक्कत हो सकती है, तो हमें यह अंदाजा नहीं था कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा। वैसे हैरी, हमें नहीं मालूम कि तुम्हें बताने के लिए हम सही आदमी हैं कि नहीं, परंतु किसी न किसी को तो यह बताना ही पड़ेगा, बिना यह जाने कि तुम हॉगवर्ट्स कैसे जा सकते हो। उसने डर्सली की तरफ नफरत से देखा। तो अच्छा यह होगा कि तुम उतना जान लो जितना हम तुम्हें बता सकते हैं, परंतु ध्यान रखना, हमें तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकते। यह बहुत बड़ा रहस्य है। हम तुम्हें सिर्फ कुछ बातें ही बता सकते हैं। वह बैठ गया और उसने कहा, हमें लगता है कि बात शुरू होती है उस जादूगर से जिसका नाम था, परंतु यकीन नहीं होता कि तुम उसका नाम नहीं जानते, जबकि हमारी दुनिया में हर कोई उसका नाम जानता है। कौन? देखो, अगर हमारा बस चलता तो हम उसका नाम कभी नहीं लेते। कोई भी उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। पर क्यों? तूफान की आंख। हैरी, लोग अब भी डरे हुए हैं। हे भगवान, इस बात को समझाना कितना मुश्किल है। देखो, वह एक ऐसा जादूगर था, गलत रास्ते पर चला गया और वह इस रास्ते पर बहुत आगे पहुंच गया। इससे भी बुरा, बुरे से भी बुरा। उसका नाम था। हैग्रिड ने मुंह खोला, परंतु शब्द बाहर नहीं निकले।
आप लिख कर बता दें, हैरी ने सुझाव दिया। नहीं, हमें उसके नाम कोई स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है, वोल्डेमॉर्ट। हैग्रिड को कंपी छूट गई। अब दोबारा हमसे उसका नाम मत खिलवाना। बहरहाल यह जादूगर आज से करीब 20 साल पहले दूसरे जादूगरों को अपने दल में शामिल कर रहा था। कई जादूगर जिसके दल में चले गए, कुछ तो डरे हुए थे, कुछ उसकी ताकत से थोड़ा चाहते थे, क्योंकि वह अपने आप को सचमुच ताकतवर बना चुका था। बहुत बुरे दिन थे, हैरी। कोई नहीं जानता था कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। अजनबी जादूगरों या जादूगरनियों से दोस्ती करने की हिम्मत नहीं होती थी। भयानक घटनाएं होने लगी। वह सिंहासन की तरफ बढ़ रहा था। जाहिर है कुछ लोग उसके खिलाफ लड़े और उसने उन्हें मार डाला, भयानक तरीके से। हॉगवर्ट्स ही इकलौती ऐसी जगह थी जहां उसका खतरा नहीं था। हमें लगता था कि डंबलडोर ही अकेले ऐसे जादूगर थे जिनसे तुम जानते हो कौन डरता था। स्कूल पर कब्जा जमाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, कम से कम उस समय तो नहीं थी। अब जहाँ तक हम जानते हैं, तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत अच्छे जादूगर थे। अपने स्कूल के दिनों में वह हॉगवर्ट्स में हेड बॉय और हेड गर्ल थे। यह रहस्य है कि तुम जानते हो कौन ने उन्हें अपनी तरफ मिलाने की इससे पहले कोशिश क्यों नहीं की। शायद वो जानता था कि वो डंबलडोर से इतने करीब थे कि काले जादू की तरफ कभी नहीं आएंगे। या शायद उसने सोचा कि वह उन्हें राजी में कर लेगा, या फिर शायद वह सिर्फ उन्हें अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। हम तो बस इतना जानते थे कि वह 10 साल पहले हैलोवीन के दिन उस गांव में गया जहां तुम्हारा परिवार रहता था। तब तुम सिर्फ 1 साल के थे। वह तुम्हारे घर आया और हैग्रिड ने अचानक बहुत गंदा धब्बेदार रुमाल निकाला और इतनी जोर से नाक छींकी मानो कोहरे की चेतावनी देने वाला बिगुल बजा रहा हो। सॉरी, उसने कहा, परंतु यह बहुत ही दुख भरी कहानी है। हम तुम्हारे मम्मी डैडी को जानते थे और उनसे अच्छे लोग दुनिया में नहीं मिल सकते। खैर, तुम जानते हो कौन ने उन्हें मार डाला। और फिर और दरअसल हैरानी की बात है कि उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की थी। हमें लगता है कि तुम्हारे खानदान की पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता था, या शायद उससे तब तक दूसरों की जान लेने में मजा आने लगा था, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका। कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे माथे पर यह अजीब सा निशान कैसे आया? यह कोई मामूली खरोंच नहीं है, हैरी। ऐसा घाव तब होता है जब कोई शैतान किसी को शक्तिशाली और बुरा श्राप देता है। तुम्हारे मम्मी डैडी और घर को तो उसने पहले ही मिटा दिया था, परंतु उसका जादू तुम पर नहीं चल पाया, हैरी, और इसलिए तुम मशहूर हो। उसने जिन लोगों को मारने का फैसला किया, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा, कोई भी नहीं, सिवाय तुम्हारे। और उसने अपने जमाने में बड़े बड़े जादूगर को मार डाला था। मॉकिंगनॉन्स, बोन्स, प्रिवेट्स। तुम तो छोटे से बच्चे थे और फिर भी तुम जिंदा बच गए। हैरी के दिमाग में बहुत दर्दनाक विचार आ रहे थे। जब हैग्रिड की कहानी खत्म हुई तो एक बार फिर हैरी ने हरी रोशनी की चकाचौंध देखी और उससे वह पहले से भी ज्यादा साफ दिखी। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। जीवन में पहली बार एक तेज, भावहीन, क्रूर हंसी। हैग्रिड उसे दुख भरी निगाहों से देख रहा था। तबाह हो चुके घर में से तुम्हें हम खुद निकाल कर लाए थे, डम्बलडोर के कहने पर। फिर हम तुम्हें इन लोगों के पास ले आए। बकवास बहुत हो चुकी, वॉर्नर अंकल ने कहा। हैरी उछल पड़ा। वह लगभग भूल गया था कि डर्सली परिवार भी वहां पर था। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था जैसे वॉर्नर अंकल ही के पास हिम्मत वापस लौट आई थी। वे हैग्रिड को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे और उनकी मुट्ठी तनी हुई थी। अब कान लगाकर सुन लो लड़के, उन्होंने गुस्से से कहा। मैं जानता हूँ कि तुम थोड़े अजीब हो, परंतु शायद इतने अजीब भी नहीं कि जमकर पिटाई करने से तुम्हारा इलाज न हो सके। और जहां तक तुम्हारे माता पिता के बारे में कही गई बातें का सवाल है, तो यह सच है कि वो जादूगर थे। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, पर मुझे लगता है दुनिया उनके बिना ज्यादा अच्छी तरह चल रही है। उन्हें वही मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। इन जादूगरों से घुलने मिलने का नतीजा यही होता है। मुझे ऐसे ही उम्मीद थी। हमेशा जानता था कि उनका अंत बुरा ही होगा। परंतु उसी पल हैग्रिड सोफे से उछला और उसने अपने कोट के अंदर से एक टूटी फूटी गुलाबी छतरी निकाली। इसे वर्णन अंकल पर तलवार की तरह तानते हुए कहा, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं डर्सली, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। आगे एक भी शब्द कहा तो। दाढ़ी वाले भीमकाय आदमी के हाथ में छतरी की नोक भाले की तरह दिख रही थी। घायल होने के खतरे को देखते हुए वर्णन अंकल की हिम्मत एक बार फिर जवाब दे गई। वे दीवार से पूरी तरह टिक गए और खामोश हो गए।
अब ठीक है, हैग्रिड ने कहा, जो खैरी सांस लेते हुए एक बार फिर सोफे पर बैठ गया और इस बार सोफा इतना धंस गया कि फर्श से जा लगा। इस बीच हैरी को बहुत से सवाल पूछने थे, सैकड़ों सवाल, परंतु सॉरी, मेरा मतलब है तुम जानते हो कौन का क्या हुआ? अच्छा सवाल पूछा हैरी। गायब हो गया, खत्म हो गया, उसी रात को, जिस रात को उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इस वजह से तुम और भी मशहूर हो गए। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। देखो, वह दिनों दिन ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था, फिर वह क्यों चला गया? कुछ लोग कहते हैं कि वह मर गया। हमें लगता है यह बेकार की बात है। हमें नहीं लगता उसमें इतनी इंसानियत थी कि वह मर जाता। कुछ लोग कहते हैं कि वह अभी भी कहीं पर है और अपना समय काट रहा है, परंतु हमें इस बात में विश्वास नहीं है। जो लोग उसकी तरफ थे अब हमारी तरफ लौट आए हैं। कुछ तो जैसे लंबे समय तक बेहोश रहने के बाद होश में आए। अगर वह वापस आ रहा होता तो हमें नहीं लगता कि वह लोग लौट कर हमारे तरफ आ सकते थे। हम में से ज्यादातर लोगों का मानना है कि वह अब भी कहीं पर है, परंतु उसकी शक्तियां चली गई हैं। वह इतना कमजोर हो गया है कि कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज थी, हैरी, जिसने उसे खत्म कर दिया। उस रात को ऐसा कुछ हुआ था जिसकी उसे कतई उम्मीद नहीं थी। हम नहीं जानते कि वह क्या था, कोई भी नहीं जानता, पर तुम्हारे अंदर ऐसी कोई चीज थी जिससे उसकी कलियां बिखेरती। हैरियट की आंखों में हैरी के प्रति प्रेम और सम्मान के भाव झलक रहा था, परंतु हैरी खुशी और गर्व अनुभव करने के बजाय सोच रहा था कि कहीं न कहीं कोई भयानक गलती हुई है। जादूगर और वह, यह कैसे संभव था? जिंदगी भर वह डडली के मार खाता था, पेचीनिया आंटी और वर्नन अंकल की दहशत में रहा। अगर वह सचमुच जादूगर होता, तो जब वे लोग उसे अलमारी में बंद करते थे, तो वे मस्तेदार मेढक क्यों नहीं बन जाता था? अगर उसके कभी दुनिया में सबसे बड़े जादूगर को पछाड़ दिया था, तो फिर डडली उसे हमेशा फुटबॉल की तरह किक कैसे मारना चाहता था? हैग्रिड, उसने धीमे से कहा, मुझे लगता है आपका कोई गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं लगता कि मैं जादूगर हो सकता हूँ। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि हैग्रिड हंस रहा था। जादूगर नहीं हो, अच्छा। जब तुम नाराज या डरे थे, तो क्या कभी तुम्हारे साथ अजीब घटनाएं हुई थी? हैरी ने आग की तरफ देखा। अगर इस तरह से सोचा जाए, तो हर वह अजीब चीजें जिससे उसके अंकल आंटी उससे बहुत नाराज हुए थे, तब हुई थी जब हैरी या तो डरा हुआ था या तो फिर गुस्से में था। जब डडली की गैंग उसका पीछा कर रहा था, तो न जाने कैसे वह उन लोगों की पहुंच से दूर चला गया था। जब वह बेहुदा कटिंग के बाद स्कूल जाने से डर रहा था, तो उसके बाल अपने आप बढ़ गए थे। और आखिरी बार जब डडली ने उसे मारा था, तो क्या उसने बदला नहीं ले लिया था? हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वह ऐसा कर रहा था। क्या उसने उस पर सांप नहीं छोड़ दिया था? हैरी ने हैग्रिड की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, और हैग्रिड पहले से ही उसे देखकर मुस्कान बिखेर रहा था। देखा, हैग्रिड ने कहा, हैरी पॉटर जादूगर कैसे नहीं है? तुम जरा ठहर तो सही। तुम हॉगवर्ट्स में मशहूर हो जाओगे। परंतु वर्नन अंकल बिना लड़े हार मानने वाले में से नहीं थे। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि ये वहां नहीं जाएगा, उन्होंने फुफुराते हुए कहा। वह स्टर्नवॉल हाई स्कूल में पढ़ने जा रहा है, और इसके लिए उसे हमारा एहसान मानना चाहिए। मैंने वो चिट्ठियां पढ़ी हैं, और उसे बहुत सी वाहियात चीजें चाहिए। जादू मंत्र की किताबें, जादुई छड़ी और पता नहीं क्या क्या। अगर वह जाना चाहता है, तो तुम्हारे जैसा बड़ा मगलू उसे नहीं रोक सकता। हैग्रिड गुर्राया। लिली और जेम्स पॉटर का बेटा और हॉगवर्ट्स ना जाए? तुम पागल हो गए हो क्या? उसका नाम तो वहाँ उसी दिन से लिखा हुआ है जब वह पैदा हुआ था। वह दुनिया में जादूगरी और तंत्र के सबसे अच्छे स्कूल में जाएगा। 7 साल वहाँ रहने के बाद वह खुद को पहचान नहीं पाएगा। वह अपनी तरह के बच्चों से के साथ रहेगा, जो यहाँ से बहुत अच्छा रहेगा, और वह हॉगवर्ट्स के माननीय हेडमास्टर अल्बस डम्बलडोर की देखरेख में जादू सीखेगा। इसे जादू के करतब सिखाने के लिए मैं किसी सन की बुढ़े के पास नहीं देने वाला। रोनन अंकल चीखे, परंतु अब उन्होंने हद पार कर दी थी। हैग्रिड ने अपनी छतरी उठाई, उसे सिर के ऊपर घुमाया और गरजती आवाज से कहा, कभी भी हमारे सामने अल्बस डम्बलडोर की बेइज्जती मत करना। हवा में झूलती छतरी से नीचे लाते हुए उसने उनकी नोक डडली की तरफ कर दी। एक जामुनी रोशनी चमकी, पटाखे जैसी आवाज हुई, एक तेज चीख सुनाई दी, और अगले ही पल डडली अपना जगह नाचने लगा। उसके हाथ अपने मोटे पुट्टे पर थे, और वह दर्द से बिल्कुल बिल्ला रहा था। वह उसने उनकी तरफ पीठ की, और हैरी ने देखा कि उसके
पेट के छेद में से सुबह की बूढ़ी घुंघराली पूंछ बाहर लटकी रही थी। वर्नन अंकल दहाड़े। पेटूनिया आंटी और डडली को दूसरे कमरे के अंदर धकेलते हुए उन्होंने हैग्रिड को आखिरी बार दहशत भरी निगाहों से देखा और अंदर घुसने के बाद दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। हैग्रिड ने अपनी छतरी को तरफ देखा और अपनी दाढ़ी थपथपाई। हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए था, उसने अफसोस से कहा, परंतु यह वैसे ही पूरी तरह नहीं हो पाया। हम उसे सुअर बनाना चाहते थे, परंतु हमें लगता है कि पहले से ही इतना सुअर जैसा था कि उसमें ज़्यादा कुछ बदलना ही नहीं था। सच कहें तो हमें जादू करने की मनाही है। हम थोड़ा बहुत जादू करने की छूट दी गई है ताकि हम तुम्हारा पीछा कर सकें और तुम तक चिट्ठियाँ पहुँचा सकें। यह भी एक कारण था जिस वजह से हम यह काम करने के लिए इतने उतावले थे। आपको जादू करने की इजाज़त क्यों नहीं है? हार्डी ने पूछा। वो ऐसा है, सच तो यह है कि कभी हम भी हॉगवर्ट्स में थे, परंतु हमें वहाँ से निकाल दिया गया। हमारे तीसरे साल में उन्होंने हमारी जादुई छड़ी को 2 टुकड़े में कर दिया, परंतु डंबलडोर ने हमें वहाँ पर रखवाले के रूप में रहने दिया। डंबलडोर महान है। आपको वहाँ से क्यों निकाला गया? अभी बहुत देर हो चुकी है और कल हमें बहुत सा काम करना है, हैग्रिड ने जोर से कहा। कल शहर जाना है और तुम्हारी किताबें और बाकी का सामान भी लेना है। उसने अपना मोटा काला कोट उतारा और हैरी की तरफ उछाल दिया। तुम उसे ओढ़कर सो सकते हो, उसने कहा। अगर यह थोड़ा हिले-डुले तो परेशान मत होना। मुझे लगता है कि किसी जेब में 1-2 चूहियाँ होंगी।